नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, कक्षा 9 विषय हिंदी। और आज हम समझने वाले हैं व्याकरण का एक टॉपिक जिनका नाम है समास। यह पूरा टॉपिक आपकी पाठ्य पुस्तक में भी दिया गया है। यदि आप चाहें तो उनमें से पढ़कर भी इस टॉपिक की समझौती प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पर आज हम समझने वाले हैं समास किसे कहते हैं, या तो समास के कितने भेद हैं, उनकी बात यहाँ पर हम समझेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि समास की व्याख्या क्या है, या तो समास किसे कहते हैं। तो यहाँ पर छोटी सी व्याख्या के आधारित हम समझने वाले हैं कि समास किसे कहते हैं। यहाँ पर आपके सामने लिखा हुआ है, पढ़कर भी आप समझ सकते हैं कि समास का तात्पर्य है संक्षिप्तीकरण। संक्षिप्तीकरण यानी संक्षेप। समास किसे कहते हैं? जो संक्षेप है उन्हें हम क्या कहते हैं? समास कहते हैं। यानी समास का तात्पर्य है संक्षिप्तीकरण। हिंदी व्याकरण में समास का शाब्दिक अर्थ होता है छोटा रूप। यदि हम हिंदी व्याकरण में देखें तो समास किसे कहेंगे? यानी कि शाब्दिक अर्थ होता है उनका छोटा रूप। जिसका छोटा रूप होता है उसे हम समास के रूप में पहचानते हैं। और आगे हम देखें तो जब दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर जो नया और छोटा शब्द बनता है उस शब्द को हिंदी में समास कहते हैं। यह हमारी सिंपल सी एक व्याख्या है कि समास हम किसे कहेंगे। तो समास यानी छोटा रूप होता है, और जब दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर जो नया और छोटा शब्द बनने वाला है उसे हम हिंदी में समास कहते हैं। आगे हम देखें तो दूसरे शब्दों में कहा जाए तो समास वह क्रिया है जिसके द्वारा हिंदी में कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक अर्थ प्रकट किया जा सकता है। समास क्या कार्य करता है? वह एक ऐसी क्रिया है जिसके द्वारा कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक अर्थ को हम प्रकट कर सकते हैं। यही समास कहलाता है। और उनकी छोटी सी व्याख्या है कि यदि जब दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर जो नया शब्द और छोटा नया शब्द हमारे सामने आएगा वे समास कहलाता है। आगे हम देखें एक उदाहरण के माध्यम से कि रसोई के लिए घर, जहाँ हम खाना बनाते हैं यानी कि रसोई घर कहा जाता है, तो उन्हें हम संक्षिप्त में क्या कहेंगे? इसे हम रसोई घर भी कह सकते हैं। रसोई के लिए जो घर बना है उन्हें हम रसोई घर भी कह सकते हैं। तो यह रसोई घर जो है वह हमारा क्या हो गया? संक्षिप्त रूप हो गया, यानी वह हमारा समास हो चुका है। आगे हम देखें तो समास रचना में कुल दो पद या तो दो से अधिक पद होते हैं, जिनमें पहले पद को पूर्व पद और दूसरे पद को उत्तर पद कहा जाता है। और इन दोनों से जो नया शब्द बनता है वे समस्त पद कहलाता है। यानी कि जब दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर जो नया और छोटा शब्द बनता है वे ही हमारा समास है। तो यहाँ पर लिखा है कि पूर्व पद और उत्तर पद दोनों को जोड़ने से जो नया शब्द बनेगा वो हमारा समस्त पद या तो समास कहलाता है। उसे हम दूसरे शब्द में समस्त पद भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा उनकी एक छोटी सी व्याख्या कि समास किसे कहते हैं। आगे हम देखते हैं कि सामासिक शब्द और समास विग्रह क्या है। तो समास के नियमों से निर्मित जो शब्द है वह सामासिक शब्द कहलाता है। समास के जो नियम निर्धारित किए गए हैं उनके आधारित जो नया शब्द बनता है उसे सामासिक शब्द, समस्त पद या समास के रूप में हम पहचानते हैं। इस उसे समस्त पद भी कह सकते हैं। तो समास होने के बाद विभक्तियों के चिन्ह लुप्त हो जाते हैं, यानी दूर हो जाते हैं। जब हम समास के नियम के आधारित जो नया शब्द हमारा बनता है उसे हम सामासिक शब्द, समस्त पद या समास के रूप में पहचानते हैं। और जब यह समस्त पद हो जाएगा तो इन दोनों के बीच जो विभक्ति या तो कारक के चिन्ह लगे हुए हैं वे वहाँ से लुप्त हो जाएंगे, यानी दूर हो जाएंगे। यहाँ पर उदाहरण के आधारित हम देखते हैं। एक उदाहरण दिया गया है राजा का पुत्र, तो इसका हम समस्त पद क्या बनाएंगे? राजपुत्र। यहाँ हम देखेंगे पहला शब्द लिखा हुआ है राजा जो हमारा पूर्व पद है, बाद में लिखा है पुत्र जो हमारा उत्तर पद है, यानी दो शब्द है। दो या दो से अधिक शब्दों को मिला देंगे तो क्या हो जाएगा? समस्त पद बन जाएगा। यहाँ पर का शब्द जो लिखा हुआ है उनको हम क्या कर रहे हैं? मिटा देते हैं, उनको दूर कर देते हैं, उनका लोप कर देते हैं। तो दो शब्द मिलने से जो नया शब्द बना है राजपुत्र वह हमारा समास कहलाता है। तो यह राजपुत्र जो है वह सामासिक शब्द बन गया। अब बात करते हैं कि समास का विग्रह क्या है। यदि आपको परीक्षा में पूछा जाए कि समास का विग्रह कीजिए तो हम क्या याद रखेंगे कि सामासिक शब्दों के बीच के संबंध को स्पष्ट करना समास विग्रह कहलाता है। सामासिक शब्द यानी सामासिक शब्द किसे कहा हमने? दो शब्दों को
मिलाने से जो नया शब्द बना वे हमारा सामासिक शब्द है। तो सामासिक शब्दों के बीच के संबंध को स्पष्ट करना समास विग्रह कहलाता है। विग्रह के पश्चात सामासिक शब्दों का लोप हो जाता है। यहाँ पर हम देखें तो यदि हम समास का विग्रह करेंगे तो सामासिक शब्द में हमने क्या किया था, दोनों शब्दों को मिला दिया था। यदि हमें विग्रह करना है तो उन दोनों शब्दों को क्या करना होगा, अलग करना पड़ेगा और उनके बीच कुछ ना कुछ ऐसा विभक्ति चिन्ह या तो कारक चिन्ह को लगाना पड़ता है। तो यह हो गया हमारा समास का विग्रह। यहाँ आप उदाहरण भी देख सकते हैं, राजा, यहाँ गलत है, राजा और पुत्र, तो इन दोनों को मिलाने से क्या हो जाएगा, राजा का पुत्र। तो इस प्रकार सामासिक शब्द किसे कहते हैं और समास का विग्रह क्या है, उनकी समझूती हमने देखी है। परीक्षा में आपको कोई भी पूछा जाए कि यह शब्द विग्रह करके लिखा है तो आप क्या करेंगे, उनका सामासिक शब्द बनाइए या तो समास का विग्रह करके उनका प्रकार बताइए। किसी भी तरह से आपको पूछा जाए तो आप यहाँ पर उनकी व्याख्या के आधारित समझूती ले सकते हैं। आगे हम देखते हैं कि पूर्व पद और उत्तर पद किसे कहते हैं। हमने समास की व्याख्या के साथ ही इनकी समझूती प्राप्त की है। फिर भी एक बार देख लेते हैं, पूर्व पद क्या है और उत्तर पद क्या है। यदि हमें किसी भी समास का विग्रह करना है तो यह हमारे लिए बहुत ही उपयोगी है। समास में दो या दो से अधिक पद होते हैं। पहले पद को पूर्व पद कहा जाता है और दूसरे पद को उत्तर पद कहा जाता है। यहाँ पर एक उदाहरण दिया गया है, लिखा हुआ है कि गंगा जल, यह पूरा समस्त पद है यानी समास है। अब इस समास का हमें विग्रह करना है तो हम क्या करेंगे, पूर्व पद को अलग कर देंगे, उत्तर पद को अलग कर देंगे, परंतु हमें यह पता होना चाहिए पूर्व पद किससे कहते हैं, उत्तर पद किससे कहते हैं। तो लिखा है कि समास में दो पद या तो दो शब्द होते हैं। पहले पद को हम क्या कहेंगे, पूर्व पद, और दूसरे पद को उत्तर पद। तो यहाँ शब्द लिखा है गंगा जल, इसमें गंगा जो है वह पूर्व पद कहलाता है और जल जो है वह उत्तर पद कहलाता है। यानी कि पूर्व पद और उत्तर पद दोनों को मिलाने से नया जो शब्द बना वे हमारा समास कहलाता है। यहाँ पर गंगा पूर्व पद, जल उत्तर पद, इन दोनों पूर्व पद और उत्तर पद दोनों को मिला दिया था तो वे हमारा क्या बन गया था, समास बन गया था। तो इस प्रकार हमें पता चलता है कि पूर्व पद और उत्तर पद कौन सा है। अब बात करते हैं उनके प्रकारों की। तो समास के कुल 6 प्रकार माने गए हैं, यानी समास के कुल 6 भेद माने गए हैं। आपकी पाठ्य पुस्तक में शायद 3 या 4 भेद दिए गए हैं, परंतु हम समास के पूरे 6 के 6 प्रकार की समझूती प्राप्त करेंगे। समास के प्रकार जो है उनके नाम यहाँ पर लिखे हुए हैं, अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास। अब हम क्या करेंगे, इन 5 जो 6 प्रकार है, 6 प्रकार की व्याख्या और उदाहरण के सहित उनकी समझूती प्राप्त करेंगे। यदि परीक्षा में आपको कभी भी पूछा जाए कि समास का विग्रह करके उनका प्रकार बताइए तो आप क्या करेंगे, समास का विग्रह करके इनमें से पहचानेंगे कि यह कौन से प्रकार का समास है। समास की व्याख्या हमने देख ली। अब बात करते हैं समास के प्रकारों की समझूती की। यहाँ पर समास के प्रकार के कुल 6 भेद हैं, उनकी समझूती हम प्राप्त करते हैं। पहला हम समझने वाले हैं अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास किसे कहते हैं, तो शब्द के आधारित ही हम पहचान सकते हैं। भाव हमें देखना है कौन सा, अवयव का, जहाँ पर हमें अवयव का भाव दिखाई दे वे हमारा अव्ययी समास है। अवयव किसे कहते हैं, सबसे पहले हम यह बात देख लेते हैं। कभी भी किसी भी वाक्य में या तो आप देखिए तो ऐसा शब्द जिसमें किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है, यानी विकार नहीं होता है, चाहे लिंग परिवर्तन हो, वचन परिवर्तन हो, किसी भी प्रकार का जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होता वे शब्द अव्यय कहलाते हैं। और जो शब्द अव्यय है उनके आधारित जो समास बनता है वे अव्ययी भाव समास कहलाता है। यहाँ पर हम देखते हैं इस समास में पहला पद यानी कि पूर्व पद जो है वह क्या होता है, प्रधान होता है यानी मुख्य होता है, और पूरा पद अवयव कहलाता है। अव्ययी भाव समास क्या है, जिसमें पहला पद होता है वह मुख्य होता है और वे ही अवयव होता है, और जब उनके साथ उत्तर पद यानी दूसरा पद जुड़ जाता है तो पूरा समास अव्ययी भाव समास बन जाता है। यहाँ हम देखते हैं आगे, इसमें क्या होता है, तो पहला पद मुख्य होता है, इसमें पहला पद उपसर्ग भी होता है। यहाँ पर हम देखें मुख्य होना यानी प्रधान होना। समास में 2 या 2 से अधिक शब्द होते हैं जिनमें पहला जो शब्द होता है वह बहुत ही मुख्य होता है, महत्वपूर्ण होता है, और वही अवयव होता है यानी उपसर्ग भी होता है। उपसर्ग किसे कहते हैं,
जो किसी शब्द का निर्माण करना है तो उनके आगे कुछ ऐसे अक्षर जुड़ जाते हैं जिनके आधारित नया शब्द बनता है, वे हमारे उपसर्ग कहलाते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि इसमें पहला पद उपसर्ग होता है। कौन कौन से उपसर्ग हो सकते हैं? अ, आ, अनु, प्रति, हर, भर, नी, नीर, यथा, यावत आदि ऐसे कई उपसर्ग है जो अव्यय के रूप में काम करते हैं और उनसे जो नया शब्द बनेगा वह हमारा अव्ययी भाव समास कहलाता है। यहाँ उदाहरण के आधारित हम देखते हैं अव्ययी भाव समास में उपसर्ग होता है। तो आजीवन जो शब्द है जिसमें आ जो शब्द लगा है वह हमारा उपसर्ग है और जीवन जो है वह दूसरा पद है। इन दोनों को मिलाने से नया शब्द बना है आजीवन। तो जो यह शब्द है वह हमारा बन गया अव्ययी भाव समास। यानी जो पहला पद है वह हमारा अव्यय है जिसमें किसी भी प्रकार का कोई विकार नहीं होता, यानी वह उपसर्ग भी है। और जो पहला पद उपसर्ग और महान होता है और उनके साथ दूसरा पद जुड़ जाने से पूरा पद क्या बन जाता है? अव्ययी भाव समास बन जाता है। दूसरा उदाहरण हम देखते हैं यथाशक्ति, यानी शक्ति के अनुसार। जितनी हम में शक्ति है काम करने की हम उसी प्रकार कार्य कर सकते हैं। तो यहाँ पर लिखा है यथाशक्ति, इस समास का हमें विग्रह करना है। तो शक्ति के अनुसार, तो हम समझ सकते हैं कि यहाँ पर जो यथा है वह हमारा क्या है? अव्यय है जिसमें किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। तो यह बन गया हमारा अव्ययी भाव समास। यदि हम एक उदाहरण और देखें तो प्रत्येक, प्रत्येक यानी प्रति प्लस एक, तो हर एक, तो यह हमारा क्या है? प्रति जो है वह उपसर्ग है यानी अव्यय है और इन दोनों को मिलाने से जो नया शब्द बनता है वे हमारा अव्ययी भाव समास है। एक नोंद यहाँ पर हमें और समझनी है कि एक ही शब्द कई बार आने पर भी अव्ययी भाव समास बन सकता है। यानी हाथों हाथ दे देना, दिनों दिन कार्य चलता रहता है, तो यह क्या हो गया? अव्ययी भाव समास। यानी एक ही शब्द बार बार आने पर वह हमारा अव्ययी भाव समास कहलाता है। तो यहाँ पर हमारा एक टॉपिक है वह, यानी जो पहला प्रकार है वह समाप्त होता है। यानी कि अव्ययी भाव समास किसे कहेंगे? तो अव्ययी भाव समास को याद रखने की ट्रिक यह है कि जिसमें पहला पद जो है यानी पूर्व पद है वह महान होता है यानी मुख्य होता है, उनके साथ दूसरा पद जुड़ जाने पर पूरा शब्द अव्ययी भाव समास बन जाता है। और दूसरी ट्रिक यह है कि पहला जो शब्द होता है वह उपसर्ग होता है और उसी के आधारित अव्ययी भाव समास बन सकता है। और यदि एक ही शब्द बार बार पुनरावर्तन हो तो वे भी हमारे अव्ययी भाव समास कहलाते हैं। अब हम आगे दूसरा प्रकार देखते हैं तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास किसे कहा जाता है? तो यहाँ पर उनकी व्याख्या और कुछ उदाहरण दिए गए हैं। जिस समास में दूसरा पद प्रधान होता है, अव्ययी भाव समास में हमने देखा था कि पहला पद प्रधान होता है यानी पहला पद मुख्य होता है। अब तत्पुरुष समास में क्या है कि जिस समास में दूसरा पद मुख्य होता है तथा दोनों पद के बीच का कारक चिन्ह लुप्त हो जाता है तो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। तत्पुरुष समास कब बनता है? तो पहला पद मुख्य रहता है और दूसरा पद उनके साथ जुड़ने पर उनके बीच के जो शब्द होंगे वह लुप्त हो जाएंगे यानी दूर हो जाएंगे और समास का विग्रह करने पर हमें बीच में कुछ ऐसे शब्द लगाने की जरूरत पड़ेगी, तो जिसे हम क्या कहेंगे? तत्पुरुष समास कहेंगे। यहाँ पर उदाहरण के आधारित हम देखते हैं कि राजकुमार, तो राजा का जो है वह कुमार जिसे कहा जाता है राजकुमार। राजपुत्र, राजा का पुत्र। यश प्राप्त, यश को प्राप्त। पाप मुक्त, पाप से मुक्त। पुरुषोत्तम, पुरुषों में जो है उत्तम। यहाँ आप देखेंगे यह जो शब्द दिए गए हैं वे हमारे समास है और यहाँ पर आपने लिखा है वह समास का विग्रह है। अब हमें उनके प्रकार को पहचानना है, तो यह वे है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास की व्याख्या है कि जिसमें पहला पद जो होता है वह क्या होता है? मुख्य होता है और दोनों शब्द जुड़ जाने पर बीच का जो यह कारक चिन्ह है ये यानी कि का, फिर को, के, से, में, पर, ऐसे जो बीच के कारक चिन्ह है वह दूर हो जाते हैं और विग्रह करने पर बीच में हमें कुछ ऐसे शब्द को जोड़ने की जरूरत पड़ती है जिसे हम तत्पुरुष समास के रूप में पहचानते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि पूरे समास का विग्रह करने पर हमें बीच में कारक चिन्ह लगाने की जरूरत है, यानी कि का, को, से, में, ऐसे शब्द बीच में ऐसे जुड़ने वाले शब्दों को हम कारक चिन्ह के रूप में पहचानते हैं और
ऐसे शब्द जुड़ने से जो शब्द जुड़े हैं वे हमारे तत्पुरुष समास कहलाते हैं। और यदि हम समास को जोड़ने का कार्य करेंगे तो उनमें यह, का, के, से ऐसे शब्द दूर हो जाएंगे यानी लुप्त हो जाएंगे। तो यह हमारा हुआ तत्पुरुष समास। यानी तत्पुरुष समास किसे कहा जाता है? जिसमें पहला पद नहीं परंतु दूसरा पद जो है वह मुख्य होता है। दोनों पद जुड़ने से बीच के कारक चिन्ह दूर हो जाते हैं। अब हम बात करते हैं तीसरे पद की, यानी कि तीसरे प्रकार की। कर्मधारय समास किसे कहा जाता है? यहाँ उनकी व्याख्या लिखी हुई है कि कर्मधारय समास में समस्त पद समान रूप से प्रदान होता है। अव्ययी भाव समास में पहला पद प्रधान था, तत्पुरुष समास में दूसरा पद प्रधान था। यहाँ पर हम देखें तो कर्मधारय समास में समस्त पद यानी संपूर्ण पद, दोनों पद समान रूप से प्रधान होते हैं। कर्मधारय समास में पहला पद भी उतना ही महत्वपूर्ण है और दूसरा पद भी उतना ही महत्वपूर्ण है, यानी पूर्व पद भी महत्वपूर्ण है और उत्तर पद भी मुख्य है, महत्वपूर्ण है। यहाँ पर हम देखें तो इस समास में पहला पद क्या होता है? विशेषण होता है और दूसरा पद विशेष्य होता है। कर्मधारय समास किसे कहेंगे? जिसमें पूर्व पद है वह विशेषण का कार्य करता है, दूसरा पद है वो विशेष्य होता है और उन दोनों को विग्रह करने पर कोई भी नया शब्द नहीं बनता है, परंतु पहला पद विशेषण है और दूसरा विशेष्य है। वे हमारा कर्मधारय समास है। यहाँ हम देखें तो कर्मधारय समास में क्या होता है? कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी वस्तु हो, उनकी विशेषता का बोध होता है। कर्मधारय समास ही वह है कि जिसमें पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य। विशेष्य किसे कहेंगे? जिसकी विशेषता दिखाई जा रही है, और विशेषण क्या है? जिसकी कोई ना कोई विशेषता दिखाई रही है। तो यहाँ पर हम देखिए तो कर्मधारय समास किसे कहेंगे? जिसमें व्यक्ति, वस्तु आदि की कोई ना कोई विशेषता का बोध होता है, जिसे हम कर्मधारय समास के रूप में पहचानते हैं। उदाहरण देखते हैं। सज्जन, सज्जन यानी अच्छा मनुष्य। मनुष्य तो है वह पर कैसा है? अच्छा है। तो अच्छा है जो मनुष्य की क्या बताता है? विशेषता बताता है, यानी मनुष्य है जो वह विशेष है। यहाँ पर हम देखें कि जो मनुष्य है वह क्या है? विशेष्य है और अच्छा है वह उनकी विशेषता सूचित करते हैं। तो यह हमारा हो गया कर्मधारय समास, जिसमें पहला पद विशेषण होता है और दूसरा पद विशेष्य। महाजागरण तो महान जागरण। काल जल्दी, काल रूपी जल्दी। महापुरुष, महान है जो पुरुष। चरण कमल, चरण के समान कमल। यहाँ कर्मधारय समास को पहचानने की एक छोटी सी ट्रिक यह है कि विग्रह करते वक्त मध्य में यानी बीच में है, जो, के समान ऐसे शब्द लगाने की जरूरत पड़ती है। जब भी हम समास का विग्रह करेंगे तो बीच में यानी पूर्व पद और उत्तर पद दोनों को अलग करके उनके बीच में है, जो, के समान ऐसे शब्द जुड़ने की जरूरत पड़ती है, जिसे हम कर्मधारय समास के रूप में पहचानते हैं। और कर्मधारय समास की एक छोटी सी व्याख्या है कि जिसमें पहला पद विशेषण होता है और दूसरा पद विशेष्य होता है। और कर्मधारय समास में व्यक्ति, वस्तु आदि की विशेषता बताई जाती है, जिसे हम कर्मधारय समास के रूप में पहचानते हैं। और जब समास का विग्रह करते हैं तो उनके बीच है, जो, के समान ऐसे शब्द लगाने की जरूरत पड़ती है। तो आगे हम बात करते हैं उनके चौथे प्रकार की, जिनका नाम है द्विगु समास। द्विगु समास किसे कहते हैं? तो द्विगु समास में क्या होता है? पहला पद संख्यावाचक होता है। यह बहुत ही सिंपल सा प्रकार है, जिसमें पहला पद होता है वह हमेशा संख्या को सूचित करता है और विग्रह करने पर समूह का बोध होता है। जब हम पूरे समास में हम देखें तो पहला पद संख्या को सूचित करता है और समास का विग्रह करेंगे तो वह उनका जो दूसरा पद है वह हमें पूरे समूह का बोध कराता है, यानी समूह की जानकारी देता है। द्विगु समास में संख्या का बोध होता है। यहाँ पर हम देखें नवग्रह जो शब्द है, जिसमें नव है वह हमें संख्या को सूचित करता है और ग्रह, इनके साथ यह दूसरा शब्द जोड़ दिया गया तो वह पूरे 9 ग्रहों के समूह को सूचित करता है। उनकी व्याख्या स्पष्ट है कि पहला पद जो होता है वह क्या होता है? संख्या को निर्देशित करता है और विग्रह करने पर यानी कि या तो जोड़ने पर या तो विग्रह करने पर उनका दूसरा शब्द है वह किसी न किसी समूह का बोध करता है। आगे हम देखें तो तिराहा, 3 रास्तों का समूह। आप देख सकते हैं यहाँ पर 3 संख्या है और वह रास्तों का समूह सूचित करते हैं।
चौराहा यानी 4 रास्तों का समूह, नवरात्रि यानी नवरात्रियों का समूह। तो इस प्रकार यह बहुत ही आसान प्रकार है, समझने में भी सरल है। यानी द्विगु समास किसे कहते हैं, जिसमें पहला पद संख्या को निर्देशित करता है और विग्रह करने पर या जोड़ने पर हम देखें तो पूरा पद किसी न किसी समूह को निर्देशित करता है। आगे हम देखते हैं उनके बाद के प्रकार की द्वंद्व समास। द्वंद्व समास किसे कहते हैं, तो जिस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। कर्मधारय समास में भी ऐसा था, द्वंद्व समास में भी ऐसा ही है। दोनों पद क्या होते हैं, मुख्य होते हैं तथा उनका विग्रह करने पर और, अथवा, या, एवं बीच में ऐसे शब्दों को लगाने की जरूरत पड़ती है तो उसे हम द्वंद्व समास कहते हैं। समझ लीजिए, यहाँ पर हम देखेंगे कि दोनों शब्द एक दूसरे से क्या होते हैं, उल्टे होते हैं। समास में 2 या 2 से अधिक पद होते हैं जिनमें दोनों एक दूसरे से उल्टे होते हैं। द्वंद्व समास में कभी कभी बीच में ऐसे योजक चिन्ह भी लगाए जाते हैं, या तो योजक चिन्ह अथवा तो हम देखें तो और अथवा या, इनका बोध होता हो तो वे हमारा द्वंद्व समास कहलाता है। द्वंद्व समास को पहचानने की एक छोटी सी यह ट्रिक है कि यदि बीच में कोई योजक चिन्ह लगा हो और, अथवा, या, एवं ऐसे कई शब्द लगे हो तो वे हमारा क्या हो जाएगा, द्वंद्व समास कहलाता है। और द्वंद्व समास में दोनों पद महत्वपूर्ण होते हैं, मुख्य होते हैं और विग्रह करने पर बीच में कभी कभी हमें और, अथवा, या, एवं, योजक चिन्ह कभी ऐसे ऐसे हमें दिखाई देते हैं। उदाहरण के आधारित हम देख लेते हैं। सुख दुख, यहाँ आप देखेंगे बीच में योजक चिन्ह है। सुख और दुख दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं। सुख और दुख यानी कि हम देख लेते हैं यहाँ पर और बीच में शब्द आ गया। गंगा यमुना, गंगा और यमुना, यदि आप समझ लीजिए आपके घर कोई अतिथि आए हैं, मेहमान आए हैं, तो आप उन्हें पूछेंगे कि आप चाय लेंगे या तो कॉफ़ी, चाय या कॉफ़ी, तो दोनों को क्या विकल्प दे रहे हैं, चाय चाहिए या कॉफ़ी चाहिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बीच में विग्रह करने पर बीच में हमें ऐसे कुछ शब्द लगाने की ज़रूरत हो तो वे हमारा द्वंद्व समास कहलाता है। बहुत ही सिंपल सा प्रकार है कि जिस समास में दोनों पद महत्वपूर्ण होते हैं और हम देखें तो जिसमें विग्रह करने पर बीच में हमें और, अथवा, या ऐसे शब्द जुड़ने की ज़रूरत होती है तो वे हमारा द्वंद्व समास है। उनके बाद है बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास किसे कहते हैं, यह बहुत ही कन्फ्यूज़न वाला प्रकार है, उनको समझ लेते हैं। इस समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता है। हमने आगे प्रकार में देखा कि किसी में पहला पद प्रधान होता है, किसी में दूसरा होता है, किसी में दोनों पद महत्वपूर्ण यानी प्रधान होते हैं। परंतु बहुव्रीहि समास का प्रकार ये ऐसा है कि जिसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, यानी किसी भी दोनों में से किसी पद का महत्व इतना नहीं है। दोनों पद मिलकर किसी तीसरे की ओर संकेत करते हैं। यहाँ पर हम देखें तो इस समास में क्या है, कोई भी पद प्रधान नहीं है, परंतु दोनों पद जब मिल जाएंगे तो वे किसी तीसरे की बात करते हैं, तो जिसे हम बहुव्रीहि समास के रूप में पहचानते हैं। विग्रह करने पर कोई ना कोई तीसरा अर्थ निकलता है, यानी कि बहुव्रीहि समास में दोनों पद में से कोई भी पद मुख्य नहीं है, परंतु दोनों पद मिल जाएंगे तो वे किसी तीसरे पद की बात करेंगे और विग्रह करने पर तीसरा अर्थ निकलता है। यहाँ आप हम देखें तो चतुर्भुज, 4 है भुजाएं जिसकी, अर्थात भगवान विष्णु। आप कहेंगे कि यहाँ पर तो हम देखें तो वो हमारा द्विगु समास भी हो सकता है क्योंकि आगे 4 संख्या लिखी हुई है, परंतु यहाँ पहले पद का भी महत्व नहीं है, उनके बाद के पद का भी महत्व नहीं है, परंतु यह किसी तीसरे की बात करते हैं, यानी भगवान विष्णु की बात की जा रही है, इसीलिए यह हमारा बहुव्रीहि समास है। उसी प्रकार हम देखिए लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, यानी गणेश जी। गणेश जी का आप पेट देखेंगे तो बहुत ही मोटा है, लंबा है, यानी लंबोदर जिसका उदर लंबा है वे गणेश जी किसी तीसरे की बात कर रहे हैं, इसलिए वह बहुव्रीहि समास है। दशानन, 10, तो हम कहेंगे कि यह भी हमारा द्विगु समास है, परंतु दशानन, 10 आनंद जिसके 10 मुख है, वे किसी तीसरे व्यक्ति को सूचित कर रहे हैं, वे है हमारा रावण, यानी कि रावण को सूचित कर रहे हैं तो वे बहुव्रीहि समास है। गिरिधर यानी गिरि को धारण करने वाला, अर्थात भगवान श्री कृष्ण, यहाँ भगवान श्री कृष्ण की ओर संकेत किया गया है, यानी किसी तीसरे की बात की जा रही है, तो यह हमारा हो गया बहुव्रीहि समास। तो इस प्रकार हमने 6 प्रकार की समझौती प्राप्त की है।
पहला था अव्ययी भाव समास, जिसमें पहला पद प्रधान होता है, अव्यय को सूचित करता है। दूसरा था हमारा तत्पुरुष समास, जिसमें बीच में कारक चिन्ह लगाए जाते हैं। तीसरा हमारा था कर्मधारय समास, जिसमें पहला पद विशेषण, दूसरा विशेष्य होता है। उनके बाद हमने देखा द्विगु समास, जिसमें पहला पद संख्या को सूचित करता है और विग्रह करने पर समूह का बोध होता है। उनके बाद था द्वंद्व समास, जिसमें बीच में या, और, एवं, अथवा, तथा ऐसे शब्दों को जोड़ा जाता है। उनके बाद है बहुव्रीहि समास, जो किसी दोनों पद में से दोनों पद में से कोई मुख्य नहीं है, परंतु वे किसी तीसरे की बात करते हैं, तो वे हमारा हो गया बहुव्रीहि समास। तो इस प्रकार विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर हमने पूरे समास के टॉपिक की समझौती प्राप्त की है। समास किसे कहते हैं और उनके कौन कौन से प्रकार हैं, प्रकार की व्याख्या और उदाहरण सहित यहाँ पर हमने समझौती को देखा है। यदि आप चाहें तो यह टॉपिक आपकी पाठ्य पुस्तक के आधारित पढ़कर भी इनकी समझौती प्राप्त कर सकते हैं। नमस्ते, थैंक यू।